समसामयिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी की प्रतिष्ठित व जानी मानी लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी माँ। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बड़े ही उत्साह से वो मेरे पास आया और मेरे पैरों को छूने के लिए झुक गया। कुछ ही क्षणों में मेरे दोनों हाथ उसके सिर के ऊपर आशीर्वाद की मुद्रा में थे। मुख से स्वतः निकल पड़ा, खुश रहो मेरे बच्चे, जीते रहो। आशीर्वाद के इन शब्दों को सुनकर वो संतुष्टि व गर्व के भाव के साथ मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। उसका कुशल क्षेम पूछने के पश्चात उसे भोजन के लिए कहकर मैं रसोई में जाकर उसके लिए खाना गर्म करने लगी। वो भी मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गया। मुझे खाना गर्म करते देख बोल पड़ा, माँ मेरे लिए खाना गर्म ना कीजिए, आप नाहक परेशान हो रही हैं, आप आराम कीजिए, मैं खाना ले लूँगा, उसने हठपूर्वक कहा। मैं जानती थी कि मेरे पीछे पीछे रसोई में आने का उसका कारण भी यही था। इस समय दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। वो जानता है कि मैं 1 बजे खाना खा लेती हूँ तथा ये समय मेरे आराम करने का होता है, किंतु आज मैं आराम न कर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके मना करने के पश्चात भी मैंने उसके लिए भोजन निकाल कर डाइनिंग मेज पर रख दिया। वो भोजन करने लगा। उसके चेहरे पर आज भी वही निश्चल भोलापन व मासूमियत पसरी थी, जैसी आज से लगभग 21 वर्ष पूर्व हुआ करती थी, जब वो 5 वर्ष का बच्चा था। कुछ भी तो नहीं परिवर्तित हुआ है, न वो न मैं। इस लंबे अंतराल में हमारे बीच से कुछ रिश्ते गुम हुए हैं तो कुछ नए बने भी हैं। देखते देखते समय किसी परिंदे की भांति पंख लगाकर उड़ता गया। ऋतुएं आती रहीं, परिवर्तन के चिन्ह छोड़कर समय की बाहें पकड़े चली जाती। 21 वर्ष व्यतीत हो गए। समय के लंबे अंतराल का आभास मुझे अपनी कमज़ोर पड़ती हड्डियों व कभी कभी कांपते पैरों के कारण होता है। आदित्य, जिसे घर में सभी प्रेमवश बाबू कहते हैं, यूपीएससी अर्थात पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय रेलवे में अधिकारी के पद पर अपनी ज्वाइनिंग देकर आज 15 दिनों के पश्चात घर लौटा है। 15 दिनों के पश्चात 2 दिनों का अवकाश लेकर मुझसे व अपनी इकलौती बहन प्रियदर्शिनी से मिलने आया है। हम सब भी तो व्याकुल थे उससे मिलने के लिए। प्रियदर्शिनी दिन में कई बार मुझे व उसे फ़ोन करती। वो भी तो प्रथम बार इतनी लंबी अवधि के लिए घर से बाहर गया था। प्रियदर्शिनी भी आज सायं यहाँ आ जाएगी। वो भी 2 दिनों तक यहाँ रुकेगी, भाई से मिल लेगी, उसके साथ रह लेगी। नई नौकरी है, क्या पता फिर कब आदित्य को अवकाश मिले। उसकी प्रथम नियुक्ति भी तो यहाँ से दूर छतरपुर में हुई है। वहाँ से आने जाने में काफ़ी समय लगता है, अतः प्रत्येक साप्ताहिक या अन्य अल्पावधि के अवकाश में आना असंभव सा है। आज प्रियदर्शिनी से भी इसी बहाने मेरी मुलाकात हो जाएगी। यद्यपि वो इसी शहर में रहती है, किंतु काफ़ी दिन हो गए उसे यहाँ आए। रसोई में बर्तनों के रखने की आवाज़ से मैं समझ गई कि आदित्य ने भोजन कर लिया है तथा वो बर्तनों को रखने रसोई में गया है। मुझे संतोष की अनुभूति हुई। आंखें बंद कर मैं सोने का प्रयत्न करने लगी, किंतु मेरी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। विचारों का गतिमान प्रवाह मुझे लेकर 21 वर्ष पूर्व चला जा रहा था। वे दिन किसी चलचित्र की भांति मेरे सम्मुख आते जा रहे थे। मैं एक समृद्ध परिवार की बेटी थी, घर के 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी। घर में पहली शादी हो रही थी, अतः मेरे माता पिता ने बड़ी ही इच्छाओं और धूमधाम से मेरा विवाह किया, किंतु उन्होंने मेरे विवाह में एक बड़ी भूल कर दी थी। इसे मैं उनकी भूल कहूँ या अपना भाग्य, क्योंकि कोई भी माता पिता अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। कदाचित यह मेरा भाग्य ही था कि पिताजी ने मेरा विवाह एक पिछड़े गांव में कर दिया था। मैं शहर की सुख सुविधाओं में पली बढ़ी थी, समृद्ध घर था, अतः अभावों से परिचित नहीं थी। ससुराल में कृषि व बागवानी का कारोबार होता था। वे भी समृद्ध लोग थे। गांव पिछड़ा था, विकास और आधुनिकता से कोसों दूर। प्रथम दिन से ही मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। पति पढ़े लिखे तो थे, किंतु खेती व बागवानी के कार्य करते थे। सीधे सरल व कुछ कुछ गंवई किस्म का व्यक्तित्व था उनका।
मेरी कल्पनाओं में बसे पति की छवि से अलग। ससुराल में मेरा मन बिल्कुल नहीं लगता था। रही सही सबसे कष्टप्रद बात ये थी कि वहाँ प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के लिए घर के सभी सदस्यों को खेतों की ओर जाना पड़ता था। इस गांव में अमीर हो या निर्धन, किसी के घर में शौचालय नहीं था। प्रथम बार घर की महिलाओं के साथ खेतों की ओर जाते हुए मैं बहुत रोई थी। यही कारण था कि अपने विवाह को मैं माता पिता की त्रुटि कहती थी। उन्होंने जिस वातावरण में मेरा पालन पोषण किया था, उन्हें उसी के अनुरूप मेरा घर वर देखना चाहिए था। कुछ समय पश्चात इसे मैंने अपना भाग्य मान लिया और ससुराल में समायोजित होने का प्रयत्न करने लगी, किंतु मेरा भाग्य मुझे न जाने कहाँ ले जाना चाहता था। अनेक यत्न करने पर भी मेरा मन ससुराल में नहीं लगता था। कुछ दिन ससुराल तो अधिकांश दिन मेरे मायके में गुजरने लगे। धीरे धीरे माँ को मैंने इस विवाह से उपजी अपनी परेशानियों से अवगत कराया। ससुराल में मुझे दोनों समय भरपेट भोजन भले ही मिल जाता था, किंतु फल फूल, दूध, चाय, कॉफ़ी जैसी अनेक चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती थीं, वह माँ के घर बड़े चाव से खाती पीती थी, यहाँ दुर्लभ थीं। पैसे तो मुझे कभी दिए ही नहीं जाते। चलते समय माँ मुझे जो कुछ पैसे दे देती थी, वे भी मेरे पास यूं ही पड़े रहते। उन पैसों का मैं उस गांव में क्या करती? कभी कभी मैं सोचती कि यदि मेरा विवाह गांव में ही करना था, तो मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण गांव में रहने योग्य तरीके से क्यों नहीं किया? आखिर जो गांवों में रहते हैं वो प्रसन्न भी तो रहते हैं, किंतु मेरा मन क्यों नहीं यहाँ लगता? कुछ दिन ससुराल तो कुछ दिन माँ के घर रहकर दिन व्यतीत होते रहे। धीरे धीरे 2 वर्ष व्यतीत हो गए। मेरी गोद में मेरा बेटा बंटू आ गया। मैं स्नातक उत्तीर्ण थी, किंतु इन परिस्थितियों में मेरी शिक्षा भी मेरे काम नहीं आ रही थी। माँ के घर आने के पश्चात मैं शीघ्र ससुराल जाना नहीं चाहती थी। ऐसा अक्सर होने लगा। मायके में रुक जाने के कारण ससुराल पक्ष के लोग नाराज रहने लगे। स्थिति तलाक तक आ पहुंची। मैं भी यही चाहती थी। तलाक के पश्चात मैं बंटू को अपने पास रखना चाहती थी, किंतु उसे उसके पिता अपने साथ ले गए। नई मिली स्वतंत्रता व स्वच्छंदता के कारण माँ के घर मेरा मन लगने लगा और अच्छा लगने लगा, किंतु कब तक? जीवन का कोई उद्देश्य न था। मेरे ऊपर ब्याहता का लेवल चस्पा था, अतः कुंवारी लड़कियों जैसा मेरा जीवन हो ही नहीं सकता था। माँ के दिए पैसे ससुराल में काम न आते, किंतु यहाँ कम पड़ जाते। घर में किसी आकस्मिक खर्च के आ जाने के कारण माँ मेरे ही पैसों में कटौती कर मुझे कम पैसे देती। मुझे देने वाले पैसे माँ को व्यर्थ लगते थे। माँ भी क्या करती, उन्हें पूरे घर की आवश्यकताएं पूरी करनी थी, अतः पैसों की कमी बनी ही रहती थी। कभी कभी माँ मुझे दूसरा विवाह कर लेने की सलाह भी देती, जो कि मुझे कुछ कुछ ठीक ही लगता। इस समय मैं उम्र का 25वां वर्ष पूरा करने वाली थी। मुझे समझ आने लगा था कि अकेले जीवन व्यतीत करना सरल नहीं है। स्त्रियां अपने व्यक्तित्व को चाहे कितना भी सशक्त सांचे में ढाल लें, समाज उन्हें तोड़ने का प्रयत्न करता ही है। किंतु मैं टूटने वालों में से नहीं थी। मैंने सदा आगे बढ़ने में विश्वास किया। माँ के साथ रहते हुए मुझे आर्थिक स्वावलंबन की आवश्यकता का तीव्र अनुभव हुआ। मैं ग्रेजुएट थी, अतः अपने इस शहर में ही कोई भी नौकरी पाने के प्रयासों में लग गई। नौकरी की तलाश के दौरान मुझे ज्ञात हुआ कि आज के समय में मात्र स्नातक कर लेने से नौकरी सरलता से नहीं मिलती। इस शिक्षा के साथ ही साथ कोई व्यावसायिक या तकनीकी शिक्षा भी आवश्यक है। अथक दौड़ भाग करने के पश्चात मुझे एक निजी कार्यालय में नौकरी मिल गई। कुछ भी नहीं से ये अल्प आय वाली नौकरी ठीक ही थी। खाली बैठने से अच्छी थी ये व्यस्तता। इस नौकरी से प्राप्त आय मुझ अकेले के लिए भी पर्याप्त न थी। शनय शनय मुझे ज्ञात होने लगा कि रोजगार की तलाश में भटकते पढ़े लिखे युवक युवतियों का निजी कंपनियां कम पारिश्रमिक व अथक परिश्रम व काम लेकर किस प्रकार शोषण करती हैं। एक अच्छी नौकरी पाने के लिए मेरी एक बार तीव्र इच्छा भी हुई कि मैं कोई व्यावसायिक कोर्स कर लूं, किंतु परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। उसी नौकरी को करते करते 2 वर्ष व्यतीत हो गए। अभावों और भविष्य की चिंता ने मेरे भीतर पैसों की लालसा व सुख सुविधापूर्ण जीवन जीने की इच्छा बलवती कर दी। पैसे का मूल्य मैं समझने लगी थी, साथ ही ये भी कि वर्तमान समाज में आदर्श व उच्च विचारों से नहीं बल्कि पैसों से व्यक्ति का आकलन होता है।
मैं ये भी जानती थी कि धन संपदा इतनी सरलता से नहीं कमाई जा सकती। मेरे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला था जिससे मैं अनभिज्ञ थी। एक दिन मेरे किसी परिचित ने इंद्र प्रकाश के परिवार से मेरा परिचय कराया। इंद्र प्रकाश का परिवार शहर के धनाढ्य व संभ्रांत परिवारों में से एक था। जब मैंने प्रथम बार उनके महलनुमा घर में प्रवेश किया था तो घर की भव्यता के साथ वर्दी में सजे नौकर चाकर, विदेशी नस्ल के चमकदार कुत्ते आदि को देखकर मैं अचंभित थी। घर के अंदर से बाहर तक सब कुछ भव्य व कलात्मक था। घर के प्रत्येक कोने में समृद्धि का वास था। उस समय मैं उनके घर के सदस्यों से भी मिली। उनके परिवार में उनकी वृद्ध माँ तथा 2 छोटे बच्चे, जिनकी उम्र संभवतः 6-7 वर्ष से अधिक न होगी, थे। इंद्र प्रकाश किसी कार्य के सिलसिले में बाहर गए थे। बच्चों को देखकर मैंने अनुमान लगाया कि इंद्र प्रकाश व उनकी पत्नी की उम्र अधिक न होगी, वे युवा होंगे। मेरे मन में ये प्रश्न भी उठ रहा था कि युवावस्था में ही कैसे उन्होंने इतनी समृद्धि व धन अर्जित कर लिया होगा। उनकी पत्नी नहीं दिख रही थी। मैंने उनके बारे में वहाँ किसी से कुछ नहीं पूछा तथा अनुमान लगाया कि कदाचित वे भी इंद्र प्रकाश के साथ बाहर गई होंगी। इंद्र प्रकाश के छोटे से परिवार से मिलकर मैं उस महलनुमा घर से बाहर आ गई। बातों बातों में उस परिचित द्वारा ज्ञात हुआ कि छोटे बेटे को जन्म देते समय इंद्र प्रकाश की पत्नी का देहांत हो गया था। सुनकर हृदय विषाद से बोझिल हो गया। कुछ दिनों के पश्चात मेरे पग पुनः इंद्र प्रकाश के घर की ओर बढ़ चले। उस दिन इंद्र प्रकाश से मिलकर हृदय और अधिक व्यथित हो गया। इंद्र प्रकाश युवा तो थे, किंतु अत्यंत कृशकाय व अस्वस्थ लगे। इतने बड़े साम्राज्य के मालिक को ऐसी कौन सी व्याधि लगी होगी जिसका पैसों से उपचार संभव न था? असाध्य? हाँ, इंद्र प्रकाश किसी असाध्य व्याधि से ग्रसित थे जिसका उपचार पैसों से करा लेना संभव नहीं था। ज्ञात हुआ कि चिकित्सकों ने उनके शेष जीवन की अवधि भी अल्प बताई थी। उफ, इतना पैसा, इतनी समृद्धि, सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी ऊपर वाले ने इतनी बड़ी त्रासदी उन्हें दी है। विधाता का भी कैसा न्याय है। बिन माँ के 2 छोटे बच्चे हैं। वृद्ध माँ जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं तथा इंद्र प्रकाश जिनकी सांसों की डोर कभी भी टूट सकती है। कुछ दिन, कुछ माह, कुछ वर्ष, कुछ भी निश्चित नहीं है। गाहे बगाहे जब भी अवसर मिलता मैं इंद्र प्रकाश के घर चली जाती। न किसी विशेष व्यक्ति से मिलने, न कोई विशेष कारण। न जाने क्यों मेरे पग उधर बढ़ जाते। इंद्र प्रकाश की माँ की बातों से ज्ञात हुआ कि वे दोनों छोटे बच्चों व घर की देखभाल के लिए इंद्र प्रकाश का विवाह किसी शिक्षित व समझदार लड़की से करना चाह रही हैं। इसके लिए उन्होंने कई लोगों से बात भी की हुई है। उस दिन घर आकर उनकी बातों पर विचार करती रही। कुछ ही दिनों में मैं स्वयं इंद्र प्रकाश से अपने विवाह का प्रस्ताव उनकी माँ के समक्ष रख चुकी थी। मुझे आज ये स्वीकार करने में किंचित मात्र भी संकोच नहीं है कि मैं इंद्र प्रकाश से विवाह अपने स्वार्थ के लिए कर रही थी, न कि किसी ममता या परोपकारवश। मैंने यही सोचा कि इंद्र प्रकाश की वृद्ध माँ के जीवन के कुछ ही समय शेष हैं। इंद्र प्रकाश भी अपनी व्याधि के कारण लंबा जीवन न जी सकेंगे। उनकी पत्नी होने के नाते इस साम्राज्य, इस धन दौलत, इस ऐशो आराम की स्वामिनी मैं ही बनूंगी। अभावों में रहने व संपन्न जीवन जीने की लालसा ने कदाचित मेरे अंदर ये सोच भर दी थी। मैं जानती थी कि इंद्र प्रकाश की मृत्यु के पश्चात उनकी संपत्ति कानूनी रूप से उनकी ब्याहता पत्नी की हो जाएगी, जो मैं हूँगी। संपत्ति प्राप्त करने का शॉर्टकट मार्ग मुझे अच्छा लगा। मेरे निर्णय से मेरे घर वालों को प्रसन्नता नहीं हुई, ये मैं उनके चेहरों को देखकर जान गई थी, किंतु किसी ने विरोध नहीं किया। मेरी दृढ़ता देखकर किसी ने विरोध नहीं किया। अपनी जिंदगी का निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र थी। इसमें किसी का हस्तक्षेप स्वीकार करने वाली नहीं थी मैं, ये उन्हें भली प्रकार ज्ञात था। इंद्र प्रकाश से विवाह कर मैं उनके घर आ गई। उनके साथ उनके घर में रहकर मुझ में न जाने कैसा परिवर्तन आने लगा। न चाहते हुए भी मैं उनकी वृद्ध माँ की सेवा करने को तत्पर हो उठती। वो मुझे आशीर्वादों से नवाज देती। आदित्य को कब बाबू कहने लगी ज्ञात नहीं। बाबू अत्यंत मासूम था। प्रियदर्शिनी आदित्य से 1.5-2 वर्ष बड़ी थी।
जब भी किसी बात पर आदित्य रोता और मैं उसे अनसुना कर देती, प्रियदर्शनी शीघ्र उसके पास आ जाती, उसे चुप कराती, उसे समझाती कि माँ कार्यों में व्यस्त हैं। जबकि ऐसा नहीं होता। वो मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती, मेरी प्रत्येक बात को आदेश की तरह पालन करने के लिए तत्पर रहती। इंद्र प्रकाश का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा था। उनकी सेवा के लिए घर में नौकर चाकरों के अतिरिक्त एक परिचारिका भी नियुक्त थी, अतः मुझे कुछ विशेष नहीं करना पड़ता था। अंततः 3 वर्ष भी पूरी तरह न व्यतीत हुए कि एक दिन इंद्र प्रकाश चल बसे। दोनों छोटे बच्चे मुझसे लिपट गए थे। रोते रोते उनकी आंखों से अश्रु सूख गए। वे किंचित मात्र भी मुझसे दूर होना नहीं चाहते थे। मेरे साथ रहना, मेरे साथ खाना, मेरे साथ सोना। मैं भी इस दुख की घड़ी में उन्हें स्वयं से दूर न करती। इस अवस्था में भी इंद्र प्रकाश की माँ की सक्रियता देखने व प्रेरणा लेने वाली थी। उन्होंने अपनी आंखों में अश्रु न आने दिया और न स्वयं को टूटने दिया। मैं जानती थी कि इस त्रासदीपूर्ण घटना से वे भीतर ही भीतर हिल चुकी हैं, टूट चुकी हैं, किंतु अपना दुख दुनिया वालों के समक्ष व्यक्त नहीं किया, न स्वयं को कमजोर पड़ने दिया। इंद्र प्रकाश के देहांत के पश्चात होने वाले सभी धार्मिक व सांसारिक कार्यों को बखूबी संपन्न कराया। इंद्र प्रकाश के निधन के कुछ ही माह व्यतीत हुए होंगे कि घर में वकील को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। मैं असमंजस में थी, क्योंकि वकील के आने के कारण की मुझे भनक तक नहीं थी। बहू, यहाँ आओ, कुछ महत्वपूर्ण कार्य है। इंद्र प्रकाश की माता जी के कांपते स्वर मेरे कानों में पड़े। वे ड्राइंग रूम में वकील के पास बैठी थीं। ईश्वर उनकी कैसी परीक्षा ले रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर कितने दुख। उफ, इतने दुख झेलने के पश्चात भी उनके साहस में कोई कमी नहीं। इतने बड़े समृद्ध कारोबार के लिए सोचना उनके जैसी जीवट स्त्री का ही कार्य है। मन में उनके प्रति आ रहे प्रशंसा के भावों को छुपाती हुई मैं ड्राइंग रूम के सोफे पर आकर बैठ गई। वकील को देखकर मन आशंकित हो रहा था कि कहीं मुझे संपत्ति से बेदखल कर सब कुछ इंद्र प्रकाश के दोनों बच्चों के नाम तो नहीं कर दिया जा रहा है। ऐसा हो गया तो मेरी तो सोची समझी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा। वकील पेपर पलट रहा था। कुछ ही क्षणों में उसने मेरे समक्ष हस्ताक्षर करने हेतु एक पेपर बढ़ाया। वो एक कानूनी उत्तराधिकार संबंधी दस्तावेज था। उसमें लिखी पंक्तियां मैं पढ़ती जा रही थी तथा आत्मग्लानि से भरती जा रही थी। इंद्र प्रकाश की माँ ने मुझे संपूर्ण संपत्ति की स्वामिनी का अधिकार दे दिया था। मुझे इतना सम्मान दिया था कि मुझे स्वयं पर लज्जा आने लगी। मुझे इस संपत्ति से वैराग्य उत्पन्न होने लगा। इस घर में रहने वालों के महान विचारों व अच्छाइयों के समक्ष मैं स्वयं को तुच्छ पा रही थी। माँ जी, आपके होते हुए इसकी क्या आवश्यकता है? मैं किसी प्रकार बोल पाई। है बहू, आवश्यकता है। मेरा क्या भरोसा कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और मैं चल पड़ूं। तू मेरे लिए इंद्र प्रकाश से कम नहीं है। मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार देकर निश्चिंत हो जाना चाहती हूँ। कहकर कांपते हाथों से उन्होंने वो सभी कागजात मेरी ओर सरका दिए। मेरे समक्ष वो सब कुछ था जिसके लिए मैंने रुग्ण इंद्र प्रकाश से विवाह किया था, किंतु मुझे इन सबसे वितृष्णा हो गई। दोनों बच्चे जिन्हें देखकर मेरे हृदय में कभी भी प्रेम व ममता उत्पन्न नहीं हुई, आज सामने सोफे पर उन्हें बैठे देखकर उनकी मासूमियत पर हृदय में ममत्व उमड़ रहा था तथा स्वयं से घृणा हो रही थी। बच्चों से मैं द्वेष करती थी, उन्हें मार्ग का कंटक समझती थी। मुझे ये भी विश्वास था कि आवश्यकता पड़ने पर वे बच्चे मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। मुझे स्मरण होने लगा कैसे वे पूरे दिन मेरे इर्द गिर्द रहते। उनका माँ माँ कहना मुझे उद्वेलित करने लगा। मैं कैसी निष्ठुर थी कि उनके वात्सल्य में पगे शब्दों को अनसुना करती रही। उस दिन उन कागजात पर हस्ताक्षर करने के उपरांत मैंने स्वयं को इंद्र प्रकाश के स्थान पर स्थापित कर लिया। घर के सभी लोगों की देखभाल पूरे मनोयोग तथा उत्तरदायित्व से करने लगी। 2 वर्ष पश्चात इंद्र प्रकाश की माताजी को भी इस दैहिक जीवन से मुक्ति मिल गई। मैंने इस घर को पूर्ण रूप से अपना लिया। इस घर ने तो मुझे पहले ही अपना लिया था। बच्चे बड़े हो रहे थे, समझदार भी। मेरे मुख से जो शब्द निकलते, बच्चे उसे आदेश समझकर उसका अक्षरशः पालन करते।
धीरे धीरे इंद्र प्रकाश की बिखरी संपत्ति को मैंने व्यवस्थित किया, उनके कारोबार को आगे बढ़ाया। मैं बदल चुकी थी, पूर्व की अपनी पहचान व व्यक्तित्व से पृथक। बाबू की रुचि पढ़ लिख कर प्रशासनिक क्षेत्र में नौकरी करने की थी। मैंने उसे वो करने दिया। घर तथा व्यापार के झमेलों से उसे दूर रखा। प्रियदर्शिनी को बिजनेस मैनेजमेंट में उच्च शिक्षा दिलवाई ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो अपने पापा के व्यापार को संभाल सके। किंतु ऊपर वाले की कृपा रही और उसका विवाह एक समृद्ध घर में पढ़े लिखे योग्य लड़के से संपन्न कराया। आज बाबू भी प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी पाकर प्रसन्न है। अब आगे बढ़ते चले जाना है। मैं आराम करना छोड़कर उठ पड़ी। सहसा स्मरण हो आया कि प्रियदर्शिनी के लिए कुछ विशेष खाने पीने की चीज़ें बनवा दूं। अतः स्मृतियों से बाहर आ गई। प्रियदर्शिनी माँ बनने वाली है। मैं रसोई में जाकर नौकरों को विशेष भोजन बनाने का निर्देश देने के पश्चात बाबू का हाल पूछने हेतु उसके कक्ष की ओर बढ़ जाती हूँ। वो बिस्तर पर बेखबर सो रहा है। उसके कमरे की बत्ती जल रही है। मैं जानती हूँ कि वो रोशनी में सो नहीं पाता है। कदाचित यात्रा से थक गया होगा, अतः कमरे की बत्ती जलती छोड़ती है। मैं उसके कक्ष की बत्ती बंद कर निश्चिंत सी बाहर आती हूँ। माँ, माँ! सहसा बाबू के स्वर कान में पड़ते हैं। उसे आभास हो गया था कि मैं कमरे में आई हूँ और वो पुकार उठा, माँ, माँ! सच ही तो है, मैं माँ हूँ। इन बच्चों ने मुझे माँ का स्थान दिया है। मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व को माँ के साँचे में ढालकर महान बना दिया है। अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी माँ। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एक बात और, अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ साझा भी करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।